तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, मनी एंड क्रेडिट। आपका जो है सोशल स्टडीज का। तो मनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। एंड आप हर चीज़ के अंदर देखोगे तो उसको लेने के लिए देने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसा जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। और हर चीज़ जो है मनी जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो इसके अंदर हम फर्दर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? ऐसा क्यों होता है कि हम पैसे में लेन देन करते हैं? इसका रीजन सिंपल है। पैसा जो है हर किसी को चाहिए। हर कोई पैसे को एक्सेप्ट कर लेता है, लेने में भी और देने में भी। है कि नहीं? अगर तुम्हें जूते चाहिए तो क्या तुम जूते वाले शॉप वाले के पास जाके कह सकते हो कि तू मेरी जो है आइसक्रीम ले ले और उसके बदले मुझे जूते दे दे? ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो जूते वाला है उसको आपकी आइसक्रीम चाहिए हो। अगर जूते वाले को आपकी आइसक्रीम चाहिए और उसके बदले में आपको शूज दे देता है, तो इसको फिर कहते हैं कि ये बार्टर सिस्टम हो जाता। ठीक है। बट आज की डेट में ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो आपको एक फोटो बनी हुई है जिसमें एक आदि आदमी जो है वो जूते चप्पल रख के बैठा हुआ है। उसमें एक आदमी कह रहा है कि मैं आपको जूते दूंगा, उसके बदले मुझे आपसे गेहूं चाहिए। ठीक है। और नीचे जो बंदा बैठा हुआ है वो कह रहा है कि मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। तीसरा बंदा कह रहा है कि मुझे जूते तो नहीं चाहिए पर मेरे पास गेहूं है। तो क्या ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे से चीज खरीद पाएंगे? ठीक है। अगर जो जूते देने वाला है, जो शूज बेच रहा है, उसको गेहूं चाहिए और गेहूं देने वाले को शूज चाहिए, तो दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती। उसको ये कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है। जब लेने वाले को जो चाहिए और देने वाले को जो चाहिए, दोनों को अगर सेम चीज चाहिए और दोनों का आपस में बैलेंस बैठ जाता है, तो उसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। जनरली ऐसा होना मुश्किल होता है। ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होगा जो शूज बेच रहा है उसको गेहूं ही चाहिए, या जो गेहूं बेच रहा है उसको शूज ही चाहिए। ऐसा क्या हर बार ऐसा होगा? हर किरत ऐसा हर बार नहीं होगा। बहुत रेयर होगा। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बार्टर की उसमें बार्टर एक्सचेंज के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसी चीज के बीच में आती है मनी। क्योंकि शूज बेचने वाले को भी मनी चाहिए और गेहूं बेचने वाले को भी मनी चाहिए। तो शूज में बेचने वाला अगर कहे कि गेहूं ना लेके आप मुझे पैसे दे दो, पैसे के मैं गेहूं ले आऊंगा। समझ रहे हो? तो पैसा जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को खत्म करता है, उसको पूरा करता है। क्योंकि पैसा जो है ऐसी चीज है, जो शूज वाला है उसको भी आज की डेट में पैसा चाहिए और जो गेहूं वाला है उसको भी पैसा चाहिए। तो ये दोनों जो है पैसा लेन देन करके अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो पहले जो प्रॉब्लम आती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, वो जो है मनी पूरी करती है। ठीक है। मुझे सूट चाहिए पर हरकिरत के पास सूट है, और मैं कह रही हूँ कि मेरे पास मुझे सूट चाहिए, उसके बदले मैं सोने का सेट दे दूंगी या उसके बदले मैं अपने शूज दे दूंगी। ठीक है। अपनी स्कर्ट दे दूंगी। हरकिरत कहेगी कि ठीक है मैं सूट तो देने को तैयार हूँ पर मुझे स्कर्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो हमें बड़ा परेशान होना पड़ जाएगा। है ना? वहीं वहीं पे मैं हरकिरत को बोलूं कि आप जो है 2,000 रुपये ले लो और ये सूट मुझे दे दो, तो क्या हरकिरत ले लेगी? तो आपका जो मनी है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कुछ लेने का बहुत आसान वे हो गया। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में मैं इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ, इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत है। What do you mean by double coincidence of wants? How money solve the problem of double coincidence of wants? What do you mean by double coincidence of wants and how money solve the problem of double coincidence of wants? समझ में आया? Okay, next question is,
मनी जो है हर जगह यूज होती है, बैंक्स वगैरह में भी रखने के यूज होती है। आजकल नई एक चीज शुरू हुई है, उधार। ठीक। तो जब से लोग बैंक में पैसा रखने लग गए हैं, उधार का भी एक नया सिस्टम स्टार्ट हुआ है। उधार का क्या सिस्टम है कि आपने जैसे आ, हरकिरत के पास या हरकिरत की मम्मी को सैलरी आई, हरकिरत की मम्मी ने वो सैलरी जो है बैंक में डिपॉजिट कर दी। ठीक है। हरकिरत की मम्मी ने करे 50,000 रुपए, पूनम ने भी करे 50,000 रुपए, और हरकिरत ने भी करे 50,000 रुपए, और जसमेहर ने भी करे 50,000 रुपए। तो टोटल बैंक के पास आ गए 2 लाख रुपए। ठीक है। तो एक एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन लगा लो अतुल सर। अतुल सर को पैसों की जरूरत थी, अतुल सर को बैंक से लोन लेना था। तो अतुल सर बैंक के पास गए और उन्होंने बोला मुझे 1.5 लाख रुपए दे दो लोन के लिए। ठीक है। तो बैंक ने क्या बोला, बैंक ने क्या करा, वो जो 2 लाख रुपए हमने रखवाए थे उसमें से 1.5 लाख रुपए निकाल के अतुल सर को दे दिए। और अतुल सर ने कहा कि ठीक है, जब मैं वापस दूंगा आपको ये पैसे तो 1.5 लाख तो रुपए वापस करूंगा ही करूंगा, थोड़ा सा और इंटरेस्ट भी दूंगा। तो मैं 1,50,000 की जगह आपको 1,80,000 रुपए दूंगा। ठीक है। तो बैंक ने क्या काम करा, बैंक ने जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे थे उनसे वो पैसे लेके, जिसको पैसे की जरूरत थी उसको वो पैसा दे दिया। ये बात समझ में आई। जिसको उन्होंने पैसा दिया उसने प्रॉमिस किया कि इसके बदले में आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, जिसको ये कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये जो पैसा है ये इसका इन्होंने ये यूज लिया, बैंक जो है उसका बहुत बड़ा रोल रहा। उसने सरप्लस फंड वालों से पैसा लेके, जो डिपॉजिटर थे उनसे पैसा लेके बोरोअर्स तक पैसा पहुंचाया। ठीक है। अब बैंक ने क्या समझदारी करी, जब मैं पैसे रख रही थी, आपकी मम्मी पैसे रख रही थी, आप पैसे रख रहे थे, जिसमें पैसे रख रहा था, तो बैंक ने बोला कि इसके बदले में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा 3%। ठीक है। तो आप मेरे पास जो पैसा रख रहे हो उसके बदले में आपको 3% इंटरेस्ट मिलेगा, मैं आपको 3% इंटरेस्ट दूंगा। तो पूनम को भी बड़ी खुशी हुई, मम्मी को भी बड़ी खुशी हुई, सबको बड़ी खुशी हुई कि हम पैसा दे रहे हैं, हमें पैसा बढ़ के मिलेगा बैंक से वापस। बैंक ने कहा मैं 3% दूंगा। बट जब अतुल सर पैसे उधार लेने गए बैंक से, तो बैंक ने कहा मैं तेरे से 10% लूंगा। हाँ, कि मैं तेरे से 1.5 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि तुम मुझसे उधार मांग रहे हो। ठीक है। तो बैंक दे 3% रहा है आपको, पर बैंक चार्ज कितना कर रहा है। हाँ, तो ये जो बीच का बचता हुआ पैसा है ये बैंक की कमाई होती है, और बैंक के खर्चे इस पैसे से निकलते हैं। ज्यादा हो जाता है और बैंक तभी तो प्रॉफिट में चलते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, इस प्रोसेस के अंदर जो डिपॉजिटर थे उन्होंने भी पैसा कमाया, बैंक ने भी पैसा कमाया, और जो तीसरा बंदा है जिसने उधार लिया था बैंक से, उसने भी उस पैसे को किसी बिजनेस में लगाया और उसने भी पैसा कमाया आगे। हम्म। लोन। हाँ, ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। ये बात समझ में आई। ठीक है। बैंक ने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ये हम लोगों को, डिपॉजिटर्स को कम पैसे देते हैं, कम इंटरेस्ट देते हैं, पर ये जो बोरोवर्स हैं उनसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है। इससे जो बैंक है उसकी अच्छी कमाई हो जाती है। ठीक है। और बैंक जो है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, और बैंक जो है एज अ सॉरी मनी जो है वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। और मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी काम करता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है तुम पैसे रखो और मुझे ये सामान दे दो, और वो आगे किसी और को पैसे देगा और दूसरा सामान ले लेगा। तो सामान को खरीदने बेचने के लिए पैसा जो है वो एज अ मीडियम का काम करता है। ठीक है। तुम्हें ट्यूशन पढ़नी है, मुझे ट्यूशन पढ़ानी है। ठीक है।
और हम दोनों की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या काम आया? पैसा काम आया। तुमने मुझे फीस दे दी, मैंने फीस ले ली, मैंने सर्विस दे दी। तो मनी जो है वो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। ठीक है। पहले जो था, बहुत सारी चीजें एज अ सोर्स ऑफ मनी काम करती थी। पहले लोग जो है अपने खाने की जो चीजें होती थी, अपना गेहूं, अपने चावल, वो एज अ पेमेंट देते थे, अपने जानवरों को एज अ पेमेंट देते थे। उसके बाद सिक्के बनने लग गए, सोने के, चांदी के, कॉपर के। आपको ये फोटोज दिखेंगी, ये वाले सिक्के बनने लग गए थे। पर अब जो है, अब सिक्के आ गए हैं और नोट भी आ गए हैं, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी आ गए हैं। ठीक है। तो पहले सोना चांदी सिक्का ये सब चला करता था, बट अब वो चीज हट गया है। अब आ गया है पैसे, नोट, बैंक नोट्स। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि लोग जो है नोटों को, सिक्कों को इतनी खुशी खुशी क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? ठीक है। मैं अपना खुद का ड्राइंग करके एक नोट ले जाऊं 100 रुपए का, और दूसरा जो बैंक का बनाया हुआ नोट है वो दूं, तो वो सामने वाला मेरा बनाया हुआ नोट लेगा या बैंक का बनाया हुआ नोट लेगा? बैंक का बनाया नोट लेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ये हमारे नोट है, इसको यूज करो। ठीक है। तो इसलिए नोट को लोग, सब लोग खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ करेंसी, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ऑथराइज किया हुआ है कि इस नोट की कीमत 10 रुपए है, इस नोट की, ये जो नोट है ये 20 रुपए का नोट है, ये 500 रुपए का नोट है। 10 रुपए वाला नोट दोगे तो 10 का सामान मिल जाएगा, 50 रुपए वाला नोट दोगे तो 50 का सामान मिल जाएगा। सब नोटों का वजन में कोई खास फर्क नहीं होता। सब नोटों का वजन, साइज, शेप ऑलमोस्ट सेम सेम होती है। पर किसी नोट के बदले आपको ज्यादा चीजें मिल जाती है और किसी नोट के बदले कम। 2000 के नोट में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, 500 के नोट में उससे कम, और 20 के नोट में उससे कम। है ना? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज ऑथराइज कर रखी है कि इस नोट के बदले इतनी वैल्यू देनी है आपने। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि लोग जो है मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों ले लेते हैं? तो इसका आंसर लिखोगे, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज दिस करेंसी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ नोट छापने का काम किसका है? हमारे यहाँ पे नोट छापने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, देश की सरकार के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है नोट छापता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे हमारे देश की करेंसी क्या है? रुपीज है। ठीक है। दूसरा काम, बैंक का क्या काम होता है? बैंक डिपॉजिट्स लेता है। आपके घर में पैसा पड़ा है, पर आपको डर है कि कोई चोरी ना कर ले। ठीक है, घर में पड़ा पड़ा खराब ना हो जाए, डीमोनेटाइजेशन ना हो जाए, इसके लिए फिर आप कहाँ रखते हो पैसा? बैंक में रखते हो। ठीक है। आप बैंक में पैसा रखते हो। हमें डे टू डे तो हमें सारी पैसे की जरूरत होती नहीं है, हो सकता है हमारे पास लाखों रुपया हो, पर हमें रोज वो लाखों रुपया नहीं चाहिए। हमें रोज के लिए तो 500, 600, 2000 रुपए कुछ चाहिए होते हैं। है ना? तो बाकी का पैसा हम बैंक में रखवा देते हैं। ठीक है। तो लोग अपनी सैलरी, अपनी पेमेंट, अपना बड़ा बड़ा पैसा जितना भी होता है, वो बैंक अकाउंट में रखवा लेते हैं। बैंक अकाउंट में वो अपने नाम से खाता खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, और बैंक जो है उनके पैसों को सेव कर लेता है। ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, लोगों का पैसा सेव भी रहता है और बैंक इंटरेस्ट भी देता है उनका, तो उनका पैसा रखे रखे बढ़ता भी है। हम्म। पूछो। हाँ, पर तुम्हारा अगर अपना पैसा है, तुमने बैंक के पास रखा है और तुम वापस मांग रही हो कि मेरा पैसा वापस दो, तो बैंक आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगी। पर आप कोई बाहर के दूसरे बंदे हो, जैसे पैसा हरकिरत के अकाउंट में रखा है, मांगने आ गई पूनम कि मुझे दे दो पैसा, तो बैंक कहेगी मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। हाँ, हरकिरत अपना पैसा वापस मांगे, तो उसको 1 रुपया नहीं कटेगा, कट के मिलेगा, बल्कि उसको बढ़ा ही हुआ मिलेगा, जो तो इंटरेस्ट उसको मिल चुका होगा अब तक।
इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट्स के अंदर। प्रॉफिट, लोन दे दे के। अंबानी भी तो लोन लेने आता है, रतन टाटा भी तो लोन लेता है। हम्म। तो आप बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हो, आपका पैसा सेफ भी रहेगा और बैंक थोड़ा सा बढ़ा भी देगी। घर में रखे हुए अलमारी में पैसा बढ़ तो नहीं जाएगा, पर बैंक में रखा हुआ पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है। प्लस आपके अकाउंट में पैसा है, आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है, आपने किसी को 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपए देना है, पर आप बैंक से अकाउंट से पैसा निकालने नहीं जा रहे, बिकॉज खतरा रहता है इतना सारा पैसा अगर कैश निकालो तो आप क्या करते हो, आप एक फैसिलिटी होती है चेक, आप लिख के दे सकते हो किसी को। आप किसी को चेक दे दो, वो बैंक में वो चेक चेक दिखा देगा और उसके बदले उसको पैसा मिल जाएगा। हाँ। ठीक है। तो चेक की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लेना, ये पेपर में जरूर आएगी। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक। चेक एक पेपर होता है जिसमें बैंक को जो है ऑर्डर दिया जाता है, बैंक को हम ऑर्डर देते हैं जिसके द्वारा टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम चेक हैज बीन इशूड। तो ये एक तरीके का कागज होता है, चेक, जिसमें हम बैंक को ऑर्डर देते हैं कि मेरे खाते से, जिसका खाता है वो, जिसके अकाउंट बुक है, जिसकी चेक बुक है वो, उसके खाते से निकाल के उस इंसान को पैसा दे दो जिसका नाम उसने चेक पे लिखा है। ठीक है। तो हरकिरत की अगर चेक बुक है और हरकिरत ने लिख दिया ऊपर लोटस सर्कल स्टडी सेंटर, ठीक है, और उसने फीस लिख दी, तो बैंक के पास जब मैं वो चेक लेके जाऊंगी, तो बैंक क्या करेगा, जिसका वो खाता होगा, जिसका वो अकाउंट होगा, उससे अकाउंट से वो उतने पैसे काटेगा। और मेरा अगर जैसे नाम लिखा हुआ है कि पूनम को या लोटस सर्कल को इतने पैसे दे दो, तो लोटस सर्कल की मैं आईडी दिखा के वो पैसे ले सकती हूँ, मुझे वो पैसा मिल जाएगा। पेज नंबर तो मुझे पता नहीं, ये डिपॉजिट विद द बैंक की लास्ट लाइन है, लास्ट। एक बॉक्स है चेक पेमेंट का, इसमें जो शू मैन्युफैक्चरर है एम सलीम, उसने जो है एक बंदे को चेक लिख के देना है। वो ना एम सलीम जूते बनाता है लेदर के, तो जिससे वो लेदर खरीदता है, इसने उसको पेमेंट करनी है एम सलीम ने। उसने लेदर मंगवाया और लेदर वाले को उसने पेमेंट लिख देनी है, तो पेमेंट देने के लिए उसने एक चेक लिख के दिया एम सलीम ने। दिख रहा है ये चेक? इस चेक में नीचे साइन हो रखे हैं एम सलीम के, साइड में पैसे लिखे हुए हैं। ठीक है। अकाउंट नंबर लिखा हुआ है एम सलीम का, और ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है जिसको वो देना है, पैसे देने हैं जिसको, उसका नाम लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है ना। नीचे आपको जो है बैंक ऑफ, जो भी बैंक की ब्रांच का कोड, नाम, ये सब लिखा हुआ है। हम्म। हाँ। समझ में आया। तो ये बड़ा असेंशियल फीचर है बैंक्स का, पैसे को आप चेक द्वारा भी पे कर सकते हो। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, आपको कहीं से कैश नहीं निकालना पड़ा और सामने वाले को कैश चला गया। तुम्हें इस चेक के अंदर, ये जो चेक है इसके अंदर फोटो में देखो, ऊपर साइड में दो लाइनें लगी हुई होंगी, उस पर लिखा होगा एसी पे। जब आप चेक के ऊपर ऐसी दो लाइनें मार देते हो, ठीक है, और उस पर लिख देते हो अकाउंट पे, एसी का मतलब होता है अकाउंट पे। इसका क्या मतलब होता है कि जब मैं कैश, ये जो प्रेम कुमार है, प्रेम खुराना है, प्रेम कुमार जो है, जब ये बैंक में लेके जाएगा चेक, तो बैंक बोलेगा ये हम आपको कैश नहीं देंगे, आपके खाते का नंबर बता दो, आपके खाते में सीधा पैसा पहुंचा देंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे खाते से पैसा निकल के, मेरे अकाउंट से पैसा निकल के उसके अकाउंट में चला जाएगा, तो बीच में ना उसको कैश पकड़ना पड़ेगा ना मुझे कैश पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि इतना सारा कैश होल्ड करना खतरनाक होता है, डर लगता है कि चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कोई अटैक ना कर दे। तो अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो सीधा खाते में ले लो,
तो आप ऐसे जब डायगोनल लाइन लगाते हो तो वो पैसा सीधा अकाउंट में जाता है, वो आपको हाथ में कैश नहीं देंगे। हाँ, फिर आपको कैश देंगे वो। हाँ, अकाउंट पे ही। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ, ना मैंने कैश निकाला, ना उसके हाथ में कैश आया, फिर भी हम दोनों की ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, तो हमारे अकाउंट अकाउंट से ही एक दूसरे के अकाउंट में पैसा पहुंच गया, ना मुझे हाथ में कैश पकड़ना पड़ा, ना उसको हाथ में कैश पकड़ना पड़ा। हाँ, तो चेक का बेनिफिट है, विदाउट एक्चुअली यूजिंग द कैश यू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। ठीक है, तो बैंक जो है आपकी पेमेंट्स में, डिपॉजिट्स में हेल्प करता है। और बैंक दो तरीके की करेंसी अपनाता है, एक तो नोटों को अपनाता है, ठीक है, और इसमें जो है वही डिपॉजिट्स लेता है। इतना समझ में आया। अब हम आते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। बैंक क्या करता है, जब आप बैंक से पैसे लेने जाते हो, जैसे लेट्स सपोज बैंक को हमने सबने मिलके 10 लाख रुपए दिए, या बैंक को हम सबने मिलके 1 लाख रुपया दिया, ठीक है। तो मैं कह रही थी, अगर हम बैंक में अगर 1 लाख रुपया रखवाते हैं सारे के सारे, और अतुल सर चले गए बैंक में कि मुझे 1 लाख रुपया लोन दे दो, बैंक क्या बोलेगा कि मैं तुझे 1 लाख का 1 लाख रुपया लोन नहीं दूंगा, क्योंकि क्या भरोसा पूनम आ जाए, हरकिरत आ जाए, इनको पैसे मांगने वापस आ गए तो मैं क्या दूंगा इनको। ठीक है, ये भी तो आ सकते हैं बैंक में पैसे मांगने। तो बैंक क्या कहता है कि मुझे पता है हरकिरत पूनम ये सब जो है एक साथ सारा पैसा मांगने तो नहीं आएंगे, थोड़ा पैसा लेने आएंगे। तो बैंक क्या कहता है कि मैं जो हूँ 15% जो इन्होंने पैसा दिया है, मतलब कि 1 लाख में से 15,000 रुपए, उसको तो नहीं छेड़ूंगा। उसके अलावा जो 85,000 रुपीज बच रहा है उसका लोन ले ले तू। क्योंकि बैंक ये मान के रखता है कि कोई भी इंसान हो वो एक साथ अपना सारा पैसा नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 15% ले जाएगा। या फिर अगर पूनम मांगने आ गई पैसे थोड़े ज्यादा, तो हरकिरत वाले में से थोड़े से निकाल के दे दूंगा, हरकिरत को कौन सा पता चलेगा। जब हरकिरत मांगने आएगी तब दे देंगे उसको, वापस किसी और के अकाउंट से लेके बढ़ा के दे देंगे। ये बैंक पीछे पीछे से करता है। ठीक है, हाँ, कि बैंक जो है 15% जो है डिपॉजिट का रख लेता है, बाकी 85% तक वो लोन दे देता है। इंटरेस्ट भी मिलेगा, आपका पैसा भी कहीं नहीं जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा आपको, डूबेगा नहीं आपका पैसा। बैंक बस ये आगे उधार देके अपनी कमाई कर लेगा। हमारा सारा पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा। तो बैंक जो है 15% का जो पैसा है वो अपने पास रखता है, बाकी वो लोन पे दे देता है। 15% वो इसलिए पास में रखता है कि उसको ये है कि कभी भी उसके किसी कस्टमर ने आके पैसा मांग लिया तो उसके पास बैंक के पास देने के लिए होना चाहिए। हाँ, दे सकते हैं, वो तो करता है बैंक। अब वो बैंकों के पास तो हजारों करोड़ों लोगों का, हजारों लोगों का वो होता है, अकाउंट होता है, हजारों लाखों लोगों का। सारे तो, हाँ, वो तुम्हारी एज के हिसाब से होगा, वो तुम्हारी एज के हिसाब से होगा कि तुम 18 की नहीं हो ना। एफडी कहते हैं उसको, फिक्स डिपॉजिट। फिर वो थोड़ा सा पैसा कट कर लेते हैं। हाँ, कि आपने जो अपनी बात का वादा नहीं निभाया, आपको 3-4 साल तक नहीं निकालना था, आप पहले निकाल रहे हो, तो हम थोड़ा सा कट करेंगे पैसा।
ठीक है। तो 15% जो है बैंक अपने पास रखता है कि कोई मांगने आ गया तो उसको दे देंगे। बैंक जो ज्यादातर पैसा उसके पास एज अ डिपॉजिट आता है उसको उधार चढ़ाने के लिए यूज करता है। उस उधार से जो बैंक के पास प्रॉफिट आता है उससे बैंक की कमाई होती है। इसके द्वारा बैंक क्या करता है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है उनसे पैसा लेके जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसा देता है। इसके बदले बैंक अच्छा इंटरेस्ट चार्ज करता है और बैंक की अपनी खुद की भी कमाई होती है। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। आप पूछ सकते हैं। अब नीचे आप फोटो देखो, फोटो के अंदर आपको दिखेगा बैंक बना हुआ है बीच में। एक तरफ छोटे छोटे गरीब लोग दिख रहे होंगे बहुत सारे। ठीक है। वो जो बहुत सारे हैं उनकी साइज छोटा दिखा रखा है कि बड़ा दिखा रखा है। ठीक है। छोटा दिखा रखा है इसका मतलब ये है कि ये बहुत सारे लोग हैं पर इनकी कमाई कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा पैसा सेव कर रहे हैं। ये इकोनॉमिकली बहुत अमीर लोग नहीं है, पर ये अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बैंक में डाल रहे हैं ताकि हमारा पैसा जुड़ जाए। ठीक है। इनके आप कपड़े देखोगे तो बड़े साधारण से कपड़े हैं, स्टाइलिश कपड़े नहीं है। वहीं पे दूसरी साइड दो बोरोवर दिखा रखे हैं, मोटे मोटे तगड़े तगड़े। और उनकी ड्रेसेस भी अच्छी अच्छी दिखा रखी हैं, है ना। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो अमीर लोग दिखाते हैं कि ये हमारे देश के बड़े बड़े लोग हैं, ये हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ये हमारे देश के पैसे वाले लोग हैं, ये बैंक से उधार लेने आए हैं। ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं इन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा। एक आम आदमी इसने अपना पैसा जोड़ के बैंक में रखता है। बैंक कहता है कि उसके बदले में आपको इंटरेस्ट दूंगा 3% का। ठीक है। फिर ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, स्टाइलिश लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, ये बैंक के पास जाते हैं कि हमें बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए हमें पैसा दे। बैंक कहता है कि ठीक है मैं इन सब लोगों का पैसा तो दूंगा आपको, पर इसके बदले में 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये कहते हैं ओके। ठीक है। तो ये जो अमीर लोग हैं आगे जाके फैक्ट्री लगाते हैं, इनका काम खूब चलता है, इनका पैसा आता है। ये पैसा आगे जाके बैंक को वापस कर देते हैं। उससे बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। उसमें से पैसा जो है वो बैंक इन लोगों को वापस कर देता है। इससे इन लोगों के पास भी थोड़ा पैसा आ जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में सबके सब खुश हैं। जो आम आदमी है वो भी खुश है, बैंक भी बहुत खुश है, और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी बहुत खुश हैं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। समझ में आया। ऐसे हमारे देश की तरक्की होती है, इस प्रोसेस में सबने कमाई करी। ठीक है, वो सबकी जरूरत पूरी होती है। तो ये आपका जो है बैंक का फंक्शन है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे क्योंकि अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो मैं कल उठाऊंगी। हाँ। हमारा टॉपिक में जहाँ पे किसी के लिए उधार लेना बहुत फायदेमंद होता है और किसी स्थिति के अंदर उधार लेना नुकसानदायक होता है। कि कभी कभी उधार लेना बहुत फायदेमंद भी होता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि उधार लेना बड़ा नुकसानदायक हो जाता है। तो हम दोनों सिचुएशंस को पढ़ेंगे जहाँ पे उधार लेना जो है फायदेमंद है और जहाँ पे उधार लेना नुकसानदायक भी है। तो पहली सिचुएशन फेस्टिवल सीजन की, कि दो फेस्टिवल को आने में, दिवाली टाइम को आने में या दशहरा टाइम को आने में 2 महीने हैं। और एक जूता बनाने वाला इंसान है सलीम। इसका जूता बनाने का काम है, ही इज अ शू मैन्युफैक्चरर। और इसको एक ऑर्डर आया 3000 पेयर ऑफ शूज बनाने हैं इसको 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है। तो इसको बड़ा सा ऑर्डर आया जहाँ पे इसको 3000 जोड़े जूते के बनाकर कहीं पे डिलीवर करने हैं। अब उसके लिए जो है सलीम को प्रोडक्शन करनी होगी, पेस्टिंग करनी होगी, बहुत सारे काम करने होंगे। उसके लिए उसको रॉ मटेरियल खरीदना होगा, चमड़ा खरीदना होगा। तो ये सारे खर्चे पूरे करने के लिए वो क्या करता है, दो तरफ से पैसे इकट्ठे करता है। एक, जिस बंदे ने उसको ऑर्डर दिया है, ठीक है, जिस कंपनी ने उसको ऑर्डर दिया 3000 शूज का, उससे वो थोड़े पैसे एडवांस ले लेता है कि मुझे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आप थोड़ा पैसा एडवांस में दे दो। ठीक है।
और दूसरा काम क्या करता है, वो बैंक के पास जाता है और बैंक से लोन ले लेता है। ठीक है। तो अब सलीम के पास अच्छा खासा पैसा आ गया। सलीम ने जो है फटाफट जूते बनाए। उसने पेस्टिंग वेस्टिंग का काम करके 1 महीने में सारा निपटाया और जूते उसने आगे बेच दिए। और उसके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए। और सलीम ने काफी सारा प्रॉफिट भी बना लिया और बैंक को उधार भी वापस कर दिया, सारा अपना अच्छे से रह रहा है वो। तो यहाँ पे सलीम को पैसे लेना उधार काफी काम आया, जिसकी वजह से वो फटाफट काम भी निपटा पाया, फटाफट ऑर्डर भी पूरा कर पाया और अच्छा प्रॉफिट भी उसने अर्न करा और बैंक का पैसा भी वापस कर दिया। ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर सलीम के लिए उधार लेना फायदेमंद था या नुकसानदायक था? फायदेमंद था। अब हम दूसरी स्थिति में आते हैं जहाँ पे हम स्वप्ना, एक खेती बाड़ी करने वाली औरत के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो है वो लोन लेती है, पर वो किस तरह से नुकसान में आ जाती है वो सब हम पढ़ेंगे। स्वप्ना खेती बाड़ी करती है। वो मूंगफली उगाती है, उसके पास 3 एकड़ ऑफ लैंड है। एंड उसलिए मूंगफली उगाने के लिए वो अपने वहाँ के जमींदार से उधार ले लेती है। मनी लेंडर से, बैंक से नहीं लेती है, मनी लेंडर से लेती है। और उसकी ये उम्मीद थी कि जब मैं मनी ले लूंगी उससे मैं अच्छे अच्छे सीड्स वगैरह डालूंगी, खेती बाड़ी अच्छी होगी, पैसे अच्छे मिलेंगे और मैं अपना उधार वापस कर दूंगी। उसके दिमाग में ये बात थी। पर उस टाइम पे क्या हुआ, पहले तो बारिश नहीं हुई। बारिश हो भी गई तो उसकी जो फसल थी उसको कीड़े लग गए। चूहे खा गए उसकी फसलों को, कीड़े लग गए उस फसल के अंदर। और वो जो है उसका कोई फसल सारी खराब हो गई। तो वो जो मनी लेंडर था, जमींदार था, उसके पैसे वो वापस नहीं कर पाई। अगले साल वो जमींदार के पास फिर से गई कि थोड़ा सा उधार और दे दो मेरे को, पिछले साल तो मैं आपको वापस नहीं कर पाई थी, इस बार दोबारा कोशिश करके देखती हूँ, अच्छी खेती बाड़ी हुई तो आपका पैसे वापस कर दूंगी। तो उधार वो क्या बोलता है जमींदार कि तू पहले अपना पुराना कर्जा वापस कर, तेरे पास 3 एकड़ की लैंड है ना, 1 एकड़ की लैंड तू मुझे दे, तब जाके मैं तेरे को नया उधार दूंगा। तो उसको अपनी 1 एकड़ की लैंड वापस उसको देनी पड़ जाती है। और दोबारा से वो उससे पैसे लेती है। ठीक है। दोबारा से पैसे लेती है। इस साल उसकी बारिश वारिश नहीं होती है, दोबारा फसल नहीं होती, तो उसको दोबारा नुकसान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो उधार के चक्कर में फंस जाती है। ना वो पहले का उधार चुका पाई, ना वो नया उधार चुका पाई। तो ऐसी स्थिति में क्या उसके लिए लोन लेना फायदेमंद था? नहीं। तो कई जगहों पे लोन लेना बहुत फायदेमंद होता है और कई जगहों पे नहीं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा अंतर एक ये था कि उसने पहले, जो सलीम था उसने बैंक से लोन लिया था, और जो स्वप्ना थी उसने जमींदार से लोन लिया। किसने जो है ज्यादा पैसे खाए होंगे? किसने मतलब कि ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया होगा? मनी लेंडर ने। तो क्या उसको मनी लेंडर से पैसे लेने चाहिए थे? नहीं लेने चाहिए। गांव में क्या होता है, नीचे की लाइन में आती हूँ, रूरल एरिया, तो उधार की जरूरतें होती हैं, वो क्रॉप की होती है, ज्यादातर लोग जो हैं खेती बाड़ी करने के लिए उधार लेते हैं। और उधार लेके वो जो है बीज लाते हैं, फर्टिलाइजर लाते हैं, पेस्टिसाइड लाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा पूरा करते हैं। और इन सबको खेती बाड़ी होने में 3-4 महीने का टाइम लग जाता है। और उसको जो सामान होता है उसको 6 महीने लग जाते हैं। तो 8-10 महीने बाद जाके उनका सामान बिकता है। तब तक उनके ऊपर इंटरेस्ट बनता रहता है। ठीक है। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि उस साल फसल कितनी होगी, कितने पैसे मिलेंगे सामान बिकने के बाद। उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई अपना उधार वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और स्वप्ना के केस में क्या हुआ? पता नहीं, आवाज क्यों कट रही है? पूछो। स्वप्ना के केस में लोन लेना जो था वो बड़ा खराब केस था, क्योंकि उसकी जो फसल थी वो खराब हो गई, जिससे वो अपना उधार वापस नहीं कर पाई। सपना ने अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए दोबारा से लोन लिया और दोबारा से वो डेट ट्रैप में फंस गई। डेट ट्रैप होता है उधार के चक्कर में फंस जाना। ठीक है, उधार के पिंजरे में फंस जाना इज डेट ट्रैप। ठीक है। आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हो कि आप दोबारा उस उधार के चक्कर से बाहर ही नहीं आ पाते। एक उधार हटाने के लिए दूसरा उधार, दूसरा उधार हटाने के लिए तीसरा उधार, यही चलता रहता है। ये बड़ी खराब सिचुएशन है। तो जहाँ पे हम सलीम के केस में देखते हैं कि सलीम को बहुत हेल्प करा उधार, स्वप्ना के केस में बेचारी की जमीन तक बिक गई। तो हर किसी के लिए उधार फेवरेबल नहीं होता है। समझ आया?
अगला टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जब आप उधार लेते हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें आपको देनी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें सबमिट करानी पड़ती हैं, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। ठीक है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ते हैं, कुछ चीजें सबमिट करानी पड़ती हैं, उसके बाद ही आपको लोन मिलता है। तो एवरी लोन अग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट। हर लोन एग्रीमेंट पे सबसे पहली चीज जो क्लियरली बताई जाती है वो होता है इंटरेस्ट रेट, कि हम आपको जितना पैसा उधार दे रहे हैं उसके बदले हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो जो भी लोन अग्रीमेंट होता है, जब आप किसी से उधार लेते हो और एग्रीमेंट पे साइन करते हो, उसमें वो क्लियरली बता देता है कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा। मैं 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट लूंगा, 8% का इंटरेस्ट रेट लूंगा, मैं कितना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, वो क्लियरली मेंशन होता है। मैंने तुम पे एहसान किया है, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, उसके बदले में कुछ लूंगा तुमसे। अगर मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूँ, बदले में मुझे 110 रुपए चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी जरूरत के टाइम पे पैसा दिया था। इसलिए मैं, बैंक भी यही करता है, आप किसी से भी उधार लोगे वो यही करता है। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप जो है, आपका जो भी लोन अग्रीमेंट होगा उस पर इंटरेस्ट रेट मेंशन होगा। उसके बाद रीपेमेंट का भी मेथड मेंशन होगा, कि आप महीने महीने करके पैसा वापस करोगे, साल भर के बाद पैसा वापस करोगे, कैश में वापस करोगे, पेटीएम में दोगे, कैसे दोगे वो भी आप क्लियरली मेंशन करते हो। ठीक है, उसके अलावा आप क्या चीज गिरवी रखोगे, आपको ये भी मेंशन करना होता है। अगर आपने मेरा पैसा वापस नहीं करा तो आप उसके बदले मैं क्या बेचूं आपका। तो कई लोग अपना घर गिरवी रख देते हैं, जब वो लाखों रुपए उधार लेते हैं, कई लाखों रुपए, तो लोग अपना घर गिरवी रख देते हैं, कोई लोग अपना ज्वेलरी गिरवी रख देते हैं, कोई अपनी बाइक गिरवी रख देता है। ठीक है, तो जो चीज आप गिरवी रखते हो, कोलैटरल कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कोलैटरल। कोलैटरल वो एसेट होती है जो बोरोवर जो है वो एज अ गारंटी लेंडर के पास रखवाता है। ठीक है, जो उधार देता है वो लेंडर है, जिसको उधार मिलता है वो बोरोवर। ठीक है, तो कोलैटरल वो चीज होती है, देखो, जो उधार देता है वो होता है लेंडर, जो उधार लेता है वो होता है बोरोवर। ये बात समझ में आई? जो उधार देता है, जो देता है वो लेंडर, और जो उधार लेता है वो बोरोवर। ठीक है, तो बोरोवर जो है वो जब लेंडर से पैसे लेता है तो उसके बदले वो कुछ एसेट को गारंटी की तरह रखता है, कि अगर मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाया तो मेरी ये चीज बेच देना और पैसे पूरे कर देना। ठीक है, तो गांव में कई लोग अपनी जमीन को, अपने जानवरों को एज अ कोलैटरल रखते हैं। शहरों में कई लोग अपने घर को, अपनी बाइक्स को, अपनी ज्वेलरी को एज अ कोलैटरल रखते हैं। ठीक है, तो कोलैटरल वो चीज होती है, आपका वो एसेट होता है जो आप गिरवी रखते हो, और वो गारंटी का काम करता है, कि अगर आपका पैसा मैंने वापस नहीं करा तो आप इसको बेच दें। डिफाइन कोलैटरल। 100%। 100% ये क्वेश्चन। हाँ, ये शहरों में और गांव में हर जगह आपको एक अग्रीमेंट, जब भी आप लोन लोगे आपको कोलैटरल साथ में लिखना होगा। कई लोग होम लोन लेते हैं, कई लोग गाड़ी का लोन लेते हैं, तो ठीक है, तो कई लोग गाड़ी का लोन, होम लोन लेते हैं, तो साथ में वो अपने घर को गिरवी रखते हैं, अपनी बाइक को गिरवी रखते हैं। नहीं, अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाई कि वो जॉब करती है या सैलरी स्लिप नहीं दे पाई, तो एक तरह से वो प्रूव नहीं कर पा रही कि मैं कमाती हूँ। अगर वो यही नहीं प्रूव कर रही कि मैं कमाती हूँ तो उसको लोन ही नहीं मिलेगा। हाँ, लोन लेना भी बहुत मुश्किल काम है, आसानी से हर किसी को लोन भी नहीं मिलता। ठीक है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, मेरे पास कमाई आती है, मैं पैसा कमाती हूँ, मैं आपको उधार चुकाने की हिम्मत रखती हूँ, तो ही वो उसको लोन देंगे।
अगर वो अपनी जॉब को अपनी सैलरी स्लिप को नहीं सबमिट करा पाए तो उसको उधार ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसको घर के गिरवी वगैरह रखने हैं, तो बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ, और फिल इन द ब्लैंक्स है कि लोन का अमाउंट कितना है। ड्यूरेशन ऑफ लोन, कितने टाइम का लोन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करें हैं। ठीक है, सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट, जॉब एम्प्लॉयमेंट पेपर्स। इंटरेस्ट रेट कितना है। 5 लाख का 12%, 60,000। 5 लाख, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। 12% है ना, परसेंट का मतलब होता है 12/100। जिसमें परसेंट लिखा उसके नीचे 100 लग जाएगा। अगर 20% है तो 20/100, 60% है तो 60/100। अगर किसी चीज के पीछे परसेंट लिखा हुआ है, ठीक है, किसी भी नंबर के पीछे परसेंट लिखा हुआ है, उस परसेंट का मतलब होता है वो नंबर डिवाइड बाय 100। जैसे कि अगर मैंने लिखा है 10%, 10% का मतलब होता है 10 डिवाइड बाय 100। अगर मैंने लिखा है 35%, इसका मतलब है 35 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अगर 5 लाख का 12% निकालना है तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, मतलब 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। 10 ईयर्स, अभी पहले तो ये अमाउंट निकाल लो कि कितना आपका इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, 5 लाख का 12% हो गया 60,000। तो जब वो वापस करेगी तो 5 लाख तो वापस करेगी करेगी, वो 60,000 भी वापस करेगी, 60,000 भी देगी ऊपर से। अब वो 10 साल में 56 लाख, 5,60,000 रुपीज उसको रिटर्न करने हैं। वो उसको 10 ईयर से डिवाइड कर देगी। उसका जो मोड ऑफ रिपेमेंट है मंथली इंस्टॉलमेंट है, महीने महीने उसकी किस्त कटेगी। कोलैटरल में उसने अपने घर के कागज गिरवी रखे हैं। ठीक है, तो जब आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट्स, दैट इज इंटरेस्ट रेट, कोलैटरल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें जब आप गिरवी रखते हो, ये सब चीजें जब आप बैंक को सबमिट करते हो, उसे टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। अंडरलाइन कर लेना, टर्म ऑफ क्रेडिट। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है, कोलैटरल होता है, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, वो सब चीजें मिला के टर्म ऑफ क्रेडिट कहलाता है, कि इस उधार के पीछे आपको क्या क्या चीजें देनी पड़ी। मोड ऑफ पेमेंट होता है, कैसे कैसे पैसा दोगे, महीने महीने दोगे, साल साल दोगे, वो मोड ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है, तो आपके जो है बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, ये सब हम पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हमारे यहाँ पे उधार होते हैं। रोहित और रंजन, हाँ उनको प्रूफ। तो लेट्स वर्क दिस आउट का पहला वाला ये है कि लेंडर आस्क फॉर कोलैटरल बिकॉज इट एक्ट एज अ गारंटी। सेकंड क्वेश्चन है, given that a large number of people in our country are poor, हमारे देश में काफी लोग बहुत गरीब हैं, does it any way affect their capacity to borrow। yes, जो गरीब होगा उसको ज्यादा पैसा उधार नहीं मिलेगा, जो पैसे वाला होगा उसको उधार ज्यादा मिल जाएगा, because that person has the capacity to repay। when a person is poor, they don't have the capacity to repay, they don't have the documentations। Yes, they don't have the documentation, required documentation as a terms of credit to be submitted by the bank।
Then third is fill in the blanks. While taking a loan, borrowers look for easy terms of credit. They look for the things कि जहाँ पे आसानी से उनको उधार मिल जाए, ज़्यादा उनको देना ना पड़े. This means high rate of interest और low rate of interest. उधार लेते वक्त जो है, मैं क्या चाहूंगी, मुझे उधार लो इंटरेस्ट पे देना मिले या फिर मैं हाई इंटरेस्ट पे मिले. मुझे उधार चाहिए, तो मैं क्या चाहूंगी, मुझे इंटरेस्ट रेट लो मिले या इंटरेस्ट रेट हाई मिले. लो मिले. ठीक है. जो रीपेमेंट की कंडीशंस हो वो टफ हो या इजी हो. इजी हो. ठीक है. कोलेटरल मुझे लेस रखना पड़े या मोर लिखना रखना पड़े. लेस रखना पड़े. ठीक है. इतना क्लियर हुआ. ठीक है. अब हम टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स पे आएंगे. ठीक है. 15 नवंबर 2016 हम डायरेक्ट खेत में गए. राजू और रंजन जो है, रोहित और रंजन खेत में गए. वेयर जो फार्मर्स हैं और लेबर्स हैं उस दिन के टाइम पे काम कर रहे थे, उन्होंने आलू उगा रखा था खेतों में. ठीक है. सबसे पहले हम श्यामलाल से मिले जो छोटा सा खेती बाड़ी का काम करता था सोनपुर गांव के अंदर. श्यामलाल बता रहा था कि हर साल वो उधार लेते हैं 1.5 एकड़ लैंड के लिए. कुछ साल पहले तक उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो 60% पर एनम था. अगर वो 100 रुपए लेते थे तो उनको एक साल बाद 160 रुपए वापस करने पड़ते थे. इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था. तो उनको लूटा. अगर आप 1 लाख रुपया वापस कर रहे हो तो आपको 1,60,000 रुपये वापस करना पड़ेगा. ठीक है. तो बहुत सारा पैसा जो है उनको उनके ऊपर उधार का लिया जाता था. ये बात समझ में आई. तो बहुत पैसे चार्ज करता था. लास्ट कुछ सालों से श्यामलाल जो है वो एक एग्रीकल्चरल ट्रेडर से उधार ले रहा है. ठीक है. तो अब उसने हाँ. हाँ, वो एक और बंदे के पास गए. उसने कहा कि मैं 3% पर मंथ लूंगा, मतलब 36% पर एनम लूंगा. ठीक है. तो जो मनी लेंडर पहले था वो 50% 60% ले रहा था. अब जो दूसरा बंदा है वो 36% पर मंथ ले रहा, पर एनम ले रहा था. वो भी बहुत ज्यादा था कि 100 रुपए लोगे तो 36 रुपए वापस करोगे. 136. ठीक है. तो शुरू शुरू में तो उसने उनको उधार उधार सब दे दिया, सब कुछ ठीक चल रहा था. ठीक है. उसके अलावा 36% इंटरेस्ट चार्ज करने के अलावा जो एग्रीकल्चर ट्रेडर थे उन्होंने वादा करा कि आप जो भी उगाओगे उसको बेचने में हम आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है. उसके बाद ये जो ट्रेडर्स थे, आलू वाले ट्रेडर, वो क्या करते थे, वो 1 रुपए का 1 किलो आलू खरीद लेते थे और मार्केट में 10 रुपए का बेचते थे और गांव में बताते थे कि सिर्फ 1 रुपए का बिका है. तो ये जो एग्रीकल्चर ट्रेडर थे वो क्या कर रहे थे, उधार भी महंगा दे रहे थे और उनके आलू को जो बेच के प्रॉफिट आ रहा था वो प्रॉफिट भी उनको नहीं दे रहे थे गांव वालों को. ठीक है. उसके बाद वो एक और लड़के से मिले, अरुण से. विलेज वालों को बहुत बहुत गलत होता है इनके साथ. फिर ये अरुण से मिले जो एक खेत में काम कर रहा था. उसके पास 7 एकड़ ऑफ लैंड था. ठीक है. उसने बैंक से लोन ले रखा था. उसके पूरे साल का इंटरेस्ट था 8.5%. अगर वो 100 रुपया उधार ले रहा है तो उसको 108 रुपये वापस करने थे बस. ठीक है. तो अरुण जो है उसको बैंक से लोन मिला और बहुत कम दाम पे लोन मिला. ठीक है. और अरुण जो है अपना लोन जो है अपना क्रॉप बेच के जो है अपना लोन उतार पाता था. और बाकी के जो पोटैटोज थे वो बैंक के पास ही गिरवी रखवा देता था. उसके बदले बैंक उसको पैसा देता था. वो बैंक को कहता था कि ये आलू आप रखो. ठीक है. ये आलू मेरे पास रखे रखे सड़ जाएंगे. आपके यहाँ पे ठंडे ठंडे फ्रिज है, वहां पे आप आलू को रख लो. ये आलू सेव रहेगा. तो बैंक उसके बदले उसको पर्ची दे देता था कि हाँ, आपका 50 किलो आलू हमारे पास पड़ा है, ये हम आपको पर्ची दे रहे हैं. जब वो ये पर्ची किसी और को दिखाता था तो उसके बदले उसको लोन मिल जाया करता था. बैंक से ही उसको लोन मिल जाता था जिससे वो और उधार लेके बैंक और क्रॉप उगाता था और माल बेचा करता था. तो ऐसे करते करते धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा.
वो अपने पुराने उधार चुकाता रहा और नए नए उसको जो है फ्रेश लोन भी आसानी से मिलते रहे। ये बात समझ में आई अरुण वाली? हाँ, अगर आप ये पर्ची दिखा दो कि मेरा इतना सामान यहाँ पे पड़ा है, मेरा इतना किलो सामान यहाँ पे पड़ा है, आप वो पर्ची दिखा के आपको उधार मिल सकता है। फिर रमा जो है वो पड़ोस में काम करती है, वो भी खेती बाड़ी का काम करती है। और बहुत समय ऐसा होता है कि जब रमा के पास बिल्कुल कोई काम नहीं होता है, उसको उधार लेके अपना घर का खर्चा चलाना पड़ता है। अगर घर में गलती से कोई बीमार पड़ गया, कोई शादी ब्याह आ गया, तो वो दोबारा से उधार लेने चली जाती है। और उसका जो उधार होता है 5% पर मंथ होता है, मतलब पूरे साल का 60% उसको उधार का इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है। अभी उसको बहुत सारे पैसे जमींदार के वापस करने हैं, और जो जमींदार है उसको ढंग से ट्रीट नहीं करता है। उसको जरूरत के बट उसको जो भी जरूरत होती है उधार की, शादी ब्याह बीमारी में, तो वो जमींदार उसको पैसे दे देता है। तो इसलिए उसको जमींदार के ऊपर थोड़ा भरोसा है कि चल मेरे को कोई और पैसा देना दे, कोई बैंक पैसा देना दे, ये जमींदार तो पैसे देगा ही, भले ही मुझे मारता है पीटता है पर पैसा तो दे देता है। ठीक है। तो यहाँ पे रमा की स्थिति बैंक और जमींदार में सबसे बड़ा फर्क ये है, बैंक बिना कागजों के आपको लोन नहीं देता है, वहीं पे एक जमींदार जो है आपकी जरूरत में आपको लोन दे देता है। इसलिए लोग जमींदार के पास जाना पसंद करते हैं, भले ही वो लूट रहा हो आपको, पर वो पैसा दे देता है, इसलिए लोग खुशी खुशी उसके पास चले जाते हैं। टॉपिक है आज का, लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। जो आप जो है कोऑपरेटिव से भी लोन ले सकते हो। बैंक के अलावा दूसरा सोर्स सस्ते क्रेडिट का होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, आप भी गरीब, मैं भी गरीब, हम सारे गरीब, हमने अपने थोड़े थोड़े पैसे, थोड़े थोड़े बीज, थोड़ा थोड़ा मटेरियल इकट्ठा करा और एक साथ खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। ठीक है। हमारे पास जो भी थोड़ा पैसा, थोड़ा अनाज, जो भी चीजें थी, हमने उसको इकट्ठा करा। ठीक है। साथ में मिलके काम करना शुरू करा। बहुत तरीके के कोऑपरेटिव्स खुल सकते हैं, जैसे कि आपके खेती बाड़ी के कोऑपरेटिव खुल सकते हैं, वीवर्स के कोऑपरेटिव खुल सकते हैं, फैक्ट्री वालों के कोऑपरेटिव खुल सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है कृषक कोऑपरेटिव। कृषक कोऑपरेटिव जो है, इसके अंडर बहुत सारे विलेजर्स जो हैं, बहुत सारे खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, इसो फार्मर जो हैं इस कोऑपरेटिव के अंदर काम करते हैं। और इनको जो है थोड़ा थोड़ा उधार मिल जाता है इस कोऑपरेटिव से, और ये लोग इस उधार के थ्रू खेती बाड़ी करते हैं और अपना घर का काम चलाते हैं, अपने पैसों की जरूरत को पूरा करते हैं। तो कृषक कोऑपरेटिव एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खेती बाड़ी करने वाले लोगों को छोटे छोटे उधार देती है, जैसे खेती बाड़ी करने के लिए, खेती बाड़ी के साधन इकट्ठे करने के लिए, फिशरीज करने के लिए, घर बनाने के लिए, इन चीज़ों के लिए उधार देती है। और यहाँ से इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है काफ़ी कम होता है। तो लोग बैंक से भी उधार ले सकते हैं और कोऑपरेटिव से भी उधार ले सकते हैं, ये बहुत सस्ते पड़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। मिल गया? आपने जो ये ऊपर के एग्जाम्पल्स पढ़े फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के, कि मनी लेंडर से लेना इनफॉर्मल सेक्टर होता है और बैंकों से लेना फॉर्मल सेक्टर होता है। तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आपके आते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव। वन मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। तो उसमें आप लिखोगे बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मनी लेंडर आते हैं, ट्रेडर, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड्स। तो कोई दो एग्जांपल्स आपसे इनफॉर्मल सेक्टर के भी पूछ सकते हैं। हाँ, ये आता रहता है, कई बार आ चुका है बोर्ड्स में क्वेश्चन। ठीक है। फिर नीचे आपको एक ग्राफ बना हुआ है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि दुनिया लोन के लिए कहाँ कहाँ किसके पास सबसे ज्यादा जाती है। 2012 का ग्राफ था ये। सबसे ज्यादा जो है लोग मनी लेंडर के पास जाते हैं, 33%। अभी भी जाते हैं गांव वगैरह में। फिर 8% लोग जो है अपने रिश्तेदार पड़ोसी इनके पास जाते हैं। फिर 2% लोग इधर उधर से कहीं से अरेंज करते हैं। सरकार से 1% लोग लेते हैं। 25% लोग कोऑपरेटिव बैंक से लेते हैं। कमर्शियल
कोऑपरेटिव होता है कि तुम थोड़े गरीब मैं थोड़े गरीब, हमने थोड़ा पैसा पैसा इकट्ठा करके वो कर लिया। मतलब कि जो गरीब लोग होते हैं उनकी हेल्प के लिए बने होते हैं कोऑपरेटिव्स। ठीक है। हाँ, कमर्शियल बैंक्स के पास 25% लोग जाते हैं, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास 5% और जमींदारों के पास ही 1% लोग जाते हैं। मनी लेंडर का मेन काम, जमींदार जो होते हैं लैंडलॉर्ड जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती है, मनी लेंडर का मेन काम ही पैसे उधार पे देना है। मनी लेंडर वो लोग होते हैं जिनका मेन काम ही पैसे उधार पे लेना और ब्याज खाना होता है, इंटरेस्ट खाना। हाँ, तो वो जो रेंट पे लेते रहते हैं ना, काइंड ऑफ थिंग। इसके अंदर हमसे एक सेकंड में पेज ओपन कर लेती हूँ। तो आप देखेंगे मैक्सिमम लोग कहाँ जाते हैं उधार के लिए, आपका मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। जो फॉर्मल सेक्टर है हमारा बैंक और कोऑपरेटिव, वो सब किसके अंडर काम करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अंडर काम करते हैं, वन मार्कर। हाँ, वो भी चले जाते हैं, पर सिटी वाले ज्यादातर जिनके पास कागज, देखो आपके पास डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे नहीं है तो आप मनी लेंडर के पास जाओगे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आधार पैन वगैरह, तो आप बैंक के पास जाओगे। बैंक वाले जरूरत के समय पे मना कर देते हैं कि हम आपको नहीं दे रहे, आपके कागज पूरे नहीं है, और मनी लेंडर दे देता है क्योंकि आपकी जान पहचान का है वो, और जरूरत में काम भी आ रहे हैं, ले रहे हैं। नुकसान ज्यादा है फिर भी लोग जाते हैं, लोग बेवकूफ है, अपने कागज पत्तर ही पूरे करवा ले थोड़े पैसे खर्च करके। पता नहीं। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है फॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करता है। तो आरबीआई जो है वो सारे फॉर्मल सेक्टर का टेक केयर करके चलता है। बैंक जो है एक मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो अपने पास रखता है, मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट दे रिसीव। द आरबीआई मॉनिटर द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस। बैंक के पास जितना भी पैसा आता है, हम लोग जितना भी बैंक में पैसा डालते हैं, ये बैंक की ड्यूटी होती है कि थोड़ा कैश वो हर वक्त अपने पास रखे, सारा का सारा कैश उधार पे ना दे दे। ये रूल कौन बनाता है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रूल बनाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ध्यान रखता है कि जो बैंक है वो सारा पैसा उधार पे ना दें, थोड़ा पैसा अपने पास कैश की फॉर्म में रखें। ठीक है। और आरबीआई ये भी ध्यान रखता है कि जो बैंक है सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियों को लोन ना दे, इसके अलावा जो गरीब किसान हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, छोटी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनको भी उधार मिले। तो सिर्फ बड़े बिजनेसमैन अंबानी को लोन नहीं देना, छोटे लोगों को भी लोन देना है, आम जनता को भी लोन देना है। उसके अलावा आरबीआई ये मेक श्योर करता है कि बैंक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, क्या इंटरेस्ट रेट देना है क्या नहीं देना है, ये सब चीजें आरबीआई डिसाइड करता है। ये तीनों लाइनें मार्क कर लेना, थ्री फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाला एक पैराग्राफ मिलेगा ग्राफ के नीचे। हाँ, ठीक है। तो जो फॉर्मल सेक्टर है उनके ऊपर नजर रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बट जो इनफॉर्मल सेक्टर है उनके ऊपर नजर रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मनी लेंडर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कितना पैसा दे रहा है, कितना नहीं दे रहा, इसके ऊपर नजर रखने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये अपनी मन मर्जी से करते हैं, गलत तरीके भी अपनाते हैं, और इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ठीक? इनके लिए कुछ नहीं होता, इनकी अपनी मर्जी चलती है।
पर बैंक को ये तो नहीं पता ना कि हाँ जी, हर किरत ये काम कर रही है, घर में से पैसा निकाल के उधार पे दिया करती है। बैंक को कैसे, आरबीआई को कैसे पता चलेगा, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? कोई घर घर से बैठ के ये काम कर रहा है मनी लैंडिंग का, बैंक को क्या पता? समझ रहे हो? मुझे क्या पता तुम अपने घर से क्या बिजनेस कर रही हो। लोग छुप छुपा के करते हैं, क्या पता। आगे फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि फॉर्मल सेक्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और इनफॉर्मल सेक्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इतना समझ में आया? अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा, तो जब आप लोन चुकाने जाओगे तो आपको बहुत भारी कीमत वापस करनी पड़ेगी। ठीक है। जब आप 1 लाख रुपया का लोन ले रहे हो, मुश्किल से 1.5 लाख रुपया कमा रहे हो, 1 लाख रुपया लगा के आपके हाथ में 50,000 रुपये और आ गए, 1,50,000 रुपये आ गए। और जिससे आपने उधार लिया था, उसको आपने 1,40,000 रुपये, 40,000 रुपये उसने इंटरेस्ट का लिया और 1 लाख रुपया उसने अपना वापस ले लिया। तो आपके हाथ में क्या रुपया बचा? सिर्फ 10,000 रुपये। ठीक है, तो वो नुकसान की बात हो जाती है। तो जब आप बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भरते हो, तो आपके हाथ में जो बचा हुआ पैसा होता है वो बहुत थोड़ा रह जाता है। आपका अपना प्रॉफिट, आपकी अपनी इनकम बहुत कम रह जाती है। तो इसका क्या नुकसान है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी पर्सनल इनकम को खत्म कर देता है। ठीक है। कई बार लोग जो हैं वापस नहीं कर पाते। जैसे कि हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपए का उधार लिया, आपने कमाया 1,50,000, पर इंटरेस्ट बन गया 1,60,000 रुपए का। तो आप कमा के भी आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, आपको अपने घर से निकाल के देना पड़ेगा 10,000 रुपये और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ये उधार की जिंदगी में फंस जाते हैं, उधार से कभी बाहर नहीं आ पाते। कम इंटरेस्ट पे लेना पड़ेगा। वहीं पे आपने 1 लाख का लोन लिया, ठीक है, 1,50,000 रुपये कमाए, बैंक ने कहा मुझे 1 लाख तो वापस चाहिए चाहिए, ऊपर से मैं 10,000 रुपये आपसे इंटरेस्ट का चार्ज करूंगा। तो आपके पास कितने रुपए बच गए? 40,000 रुपये बच गए। तो 40,000 रुपये बचना बेटर है या 10,000 रुपये बचना बेटर है? तो बैंक से लोन लेना ज़्यादा बेटर होता है। हमेशा जब भी आपको सस्ता बढ़िया तरीके से लोन चाहिए, अफोर्डेबल लोन चाहिए, तो आपको फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाने चाहिए, हमें अपना पैन, हमें अपना आधार, अपना एड्रेस प्रूफ, ये सब अपडेट करवाना चाहिए। लीगल हो जाए। वो रख लेते हैं, पर ठीक है, बैंक कौन सा बेच रहा है उसको? नहीं। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा। लोग जो हैं 4 हिस्सों में बांट दिए गए, पीपल आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स, from rich to poor. As shown in the figure, you can see that 85% of the loans taken by poor household in the urban areas are from informal sector. शहर के अंदर भी जो गरीब लोग रहते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन ले रहे हैं, वो मनी लेंडर से ही लोन ले रहे हैं। तो चाहे गांव का गरीब हो, चाहे शहर का गरीब हो, वो कहाँ जा रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर के पास जा रहा है। ठीक है। वहीं पे जो शहर का रिच पर्सन है, जो शहर में रहने वाला अमीर इंसान है, वो 90% जो लोन है वो अपना बैंक से ले रहा है, फॉर्मल सेक्टर से ले रहा है। तो शहर और गांव, शहर के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं, या तो अमीर होते हैं या गरीब होते हैं। जो शहर का गरीब होगा वो इनफॉर्मल सेक्टर पे जाएगा, जो शहर का अमीर होगा वो फॉर्मल सेक्टर पे जाएगा। गांव के अंदर भी जो गरीब लोग होते हैं, गांव वाले, वो इनफॉर्मल सेक्टर पे जाते हैं, जो अमीर होते हैं वो फॉर्मल सेक्टर पे जाते हैं। ठीक है। अब इसका नुकसान क्या होता है? जो गरीब इंसान है और वो इनफॉर्मल सेक्टर के पास चला गया, वो उधार के चक्कर में ऐसा फंसेगा कि वो और गरीब होता चला जाएगा। और जो अमीर इंसान है, वो फॉर्मल सेक्टर के पास जाके ज्यादा पैसे बचा पाएगा, ज्यादा उन्नति कर पाएगा, ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा, और वो और अमीर होता चला जाएगा। समझ में आया? तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, अमीर और गरीब का जो गैप है वो बहुत बढ़ जाता है। समझ में आया? इसीलिए हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर
ज्यादा काम करना चाहिए उधार देने के मामले में एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। कर देते हैं और लोग फिर भी जाते हैं। लोग अपने कागज पूरे नहीं करवाते पर लोग इनके पास चले जाते हैं। ठीक है। तो हमारे देश में फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। और ये भी जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि जो फॉर्मल सेक्टर है सिर्फ अमीरों को लोन ना दें, ये गरीबों के भी पेपर्स पूरे करवाने में हेल्प करें, गरीबों को लोन दे, गरीबों की मदद करे। अभी क्या हो रहा है, फॉर्मल सेक्टर सिर्फ अमीरों के सपोर्ट में आ रहा है क्योंकि उनके पेपर वर्क पूरे होते हैं। ये बैंक की ड्यूटीज होनी चाहिए, फॉर्मल सेक्टर की ड्यूटी होनी चाहिए कि जो गरीब है उनके भी पेपर वर्क को पूरा करवाए, ताकि ये जो गरीब है उनको भी लोन मिल सके। इतना समझ में आया? इसके अलावा एक और ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है? सेल्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप वो होता है जब जिन लोगों को ये लगता है कि हमारी मदद के लिए कोई नहीं है, स्पेशली औरतें वगैरह का, जो गांव की औरतें होती हैं, ये क्या करती हैं, अपना एक ग्रुप बना लेती हैं। किसी के पास 10 रुपए होते हैं, किसी के पास 20 रुपए होते हैं, किसी के पास 40 रुपए होते हैं, किसी के पास 30 रुपए होते हैं। ऐसे कर करके ये अपने थोड़े थोड़े रिसोर्सेस इकट्ठा करती हैं। फिर क्या करती हैं, थोड़ा थोड़ा रिसोर्सेज इकट्ठा करके कुछ काम शुरू करती हैं। चाहे हो सकता है सिलाई बुनाई का काम शुरू कर लिया, या गाय इकट्ठे करके गाय का दूध निकालने का काम शुरू कर लिया, छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए। और उससे ये जो है थोड़ी थोड़ी मेहनत करती हैं और जो भी कमाती हैं आपस में बांट लेती हैं। धीरे धीरे करके जब ये ग्रुप स्ट्रांग होने लगता है, अच्छे से काम करना शुरू हो जाता है, तो ये बैंक के पास जाके लोन ले सकते हैं। बैंक को स्पेशली बोला जाता है आरबीआई की तरफ से कि आपको ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के अगर कोई लोग आते हैं, औरतें आती हैं, तो आपको इनकी मदद करनी होगी, आपको इनको लोन देना होगा। ये अगर उन औरतों के पास लेट्स सपोज एक गाय है, पर वो एक और गाय खरीदना चाहती है अपना काम बढ़ाने के लिए, उस गाय को खरीदने के पैसे, कोई मशीन खरीदना चाहती है, सिलाई की मशीन खरीदना चाहती है, तो उसका उधार। ठीक है। तो दुनिया, हमारे देश में हर जगह बैंक्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बैंक नहीं है, और कई जगहों पे बैंक हैं पर वहां से लोन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए कई बार देखा गया कि बैंक के पास जाने के लिए हमारे पास पेपर वर्क नहीं होता, या कोलैटरल रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए कोई सामान नहीं होता, कोई एसेट नहीं होता है, जिसके कारण बैंक से लोन नहीं मिल पाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी एक टीम बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। जनरली गांव के अंदर औरतें जो हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं। ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ पे आ जाना। एक टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी के अंदर 15 से 20 औरतें होती हैं। एक ही गांव वाली होती हैं, एक ही जात की होती हैं, कम्युनिटी की होती हैं, और वो मिलती हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती हैं। 25 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए, ऐसे करके वो पैसा जोड़ती हैं। और जो उन्होंने पैसा जोड़ा होता है, लेट्स सपोज सबने जो है 20-20 रुपए डाले, 50-50 रुपए डाले, उससे इनका 1000 रुपया इकट्ठा हो गया या 2000 रुपया इकट्ठा हो गया। उस 2000 रुपए में से उन्होंने 200 रुपए का लोन लिया, सब्जी खरीदी, सब्जी बेच के आ गई। ठीक है। तो उन्होंने 200 रुपए की सब्जी खरीदी, वो 200 रुपए की सब्जी वो 400 रुपए की, 300 रुपए की बेच के आ गई। वो 100 रुपए उनका प्रॉफिट हो गया, और 200 रुपए उन्होंने वापस कर दिया अपना उधार का, और उसमें 50 रुपए और मिला दिए। इस तरह से ये औरतें जो है थोड़ा छोटा लोन लेके, थोड़ा थोड़ा काम करके अपना घर चलाती हैं और अपना प्रॉफिट जोड़ती हैं। इतना समझ में आया? जब ये औरतें 200 रुपये उधार पे लेती हैं उस ग्रुप के अंदर से, तो उनके साथ बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, उनसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं जब वो अपने ग्रुप में से पैसा उठाती हैं। तो जब ये 1-2 साल पुराना सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाता है, तो ये बैंक के पास जाके प्रॉपर लोन मांग सकते हैं, छोटे अमाउंट का, कि हमें खेती बाड़ी करनी है, हमें सिलाई की मशीनें लेनी है, हमें गाय खरीदनी है। उसके लिए इनको लोन मिल जाता है बहुत सस्ते दामों पे। ठीक है। इनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, इनको सिर्फ ये प्रूफ देना होता है कि हम 2 साल से सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ठीक है। और ये 2 साल बाद कागज दिखाते हैं कि देखो हमारा 2 साल पुराना हो गया, देखो हम अभी तक चल रहे हैं इसके अंदर, हमें लोन दे दो। ठीक है। ये भी चलता है। और ज्यादातर इसके जो डिसीजन होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, कि पैसे को कैसे यूज करना है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, ये सारे डिसीजन जो है ग्रुप के मेंबर्स ही लेते हैं। ठीक है।
उसके बाद ये जो है लोन को कैसे पे करना है उसकी भी मेहनत ये खुद करते हैं। हाँ बोलो। अगर ये लोन पे नहीं कर पाते हैं, अगर इनमें से सबके अंदर बिटवीन में बांट दिया जाता है कि इतना इतना पैसा मिला के आपको वापस देना है, अगर इनमें से कोई मेंबर टाइम पे अपना पैसा ला के नहीं देता है, तो उसके साथ बड़ा गलत तरीके से मतलब उसको बहुत डांटा जाता है, उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। इसी कारण जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर बैंकों को हमेशा भरोसा होता है, और वो जो है लोन देते वक्त कोई कोलैटरल नहीं रखते, कोई चीज गिरवी नहीं रख पाते। ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की खासियत ये है, इनको कोलैटरल के बिना लोन मिल जाता है, और ये बहुत पर्पसेस के लिए उन लोन को यूज कर सकते हैं। तो हाँ, गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे औरतें फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही हैं, एम्पावरमेंट आ रही है, सेल्फ रिलायंट हो रही हैं। और औरतों को जो है, औरतें पैसे के अलावा, काम के अलावा और भी मुद्दों पर डिस्कस कर सकती हैं, जैसे हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उन चीज़ों के ऊपर भी वो मिलके बात कर सकती हैं। तो ये सारे फायदे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के होते हैं। एक इनको एग्जाम्पल दिया हुआ सेल्फ हेल्प ग्रुप का बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है। ये सबसे बढ़िया तरीके से गरीबों का एक बैंक चल रहा है। ये सिर्फ आपको 1 मार्क में याद रखना है। और लास्ट लाइन है इस पेज की कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ही इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक। इनको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिला था 2006 में। ये 1 मार्क में याद रख लेना। दो यहाँ से कभी क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है। ये चैप्टर ओवर।